आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक पर्यावरण, जो पेपर फर्स्ट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत दिन बताया था, जब इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताया था, बीकॉम पार्ट फर्स्ट से संबंधित पेपर्स के बारे में जानकारी दी थी, तब ये कहा था कि हमारे यहाँ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट तो अभी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में तो अपन पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम भारत के आर्थिक पर्यावरण से संबंधित जो हमारे टॉपिक का एक पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। हम दैनिक बोलचाल की भाषा में वातावरण शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और कई संदर्भों में करते हैं। जैसे कि आजकल वातावरण बड़ा खराब है। अब ये राजनीतिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो सकता है, पर्यावरण का संबंधित हो सकता है। परंतु अर्थशास्त्र में जब वातावरण की बात करते हैं तो हमारा मुख्यतः वातावरण से तात्पर्य आर्थिक वातावरण से। आर्थिक वातावरण, इसका मतलब इसको हम आर्थिक वातावरण कहें या आर्थिक पर्यावरण कहें, ये दो शब्दों का संयोजन है। पहला आर्थिक और दूसरा पर्यावरण या वातावरण। इन दोनों शब्दों के ऊपर हम बात करें या शब्द विन्यास करें तो आर्थिक का मतलब वे समस्त परिस्थितियां जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है अथवा उन पर प्रभाव डालती है या उनसे प्रभावित होती है, उसे अपन आर्थिक वातावरण कहते हैं। इसका मतलब अपन सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक वातावरण में हम उन समस्त आंतरिक और बाह्य उन समस्त परिस्थितियों को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो या अन्य हो, उन सबको शामिल करते हैं। और इस समग्र रूप से हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक वातावरण। यानी आर्थिक वातावरण में हम उन समस्त शक्तियों को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय हों, चाहे वे अन्य प्रकार की हों, उन सभी को उसमें शामिल करते हैं। तो हम बड़े सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आर्थिक वातावरण से हमारा तात्पर्य उन समस्त आंतरिक और बाह्य कारकों से है जो कि हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। और ये कारक जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपके राजनीतिक हो सकते हैं, ये आपके सामाजिक हो सकते हैं, ये आपके पर्यावरणीय हो सकते हैं, ये आपके प्राकृतिक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो सब मिलकर के हमारा क्या कहलाता है? आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण किसी भी देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? कि आर्थिक पर्यावरण यदि अनुकूल होगा तो निश्चित रूप से उस देश की आर्थिक गतिविधियां ज्यादा सुचारू होंगी, ज्यादा क्षेत्रों में संचालित करते हुए उनको देखेंगे और देश का विकास भी तेजी से होगा। इसके विपरीत यदि आर्थिक पर्यावरण अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां भी प्रतिगामीता की तरफ होंगी, जिसका देश के उत्पादन पर, आय पर और रोजगार पर निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक वातावरण या आर्थिक पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि हमारे आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि आर्थिक जो वातावरण है या आर्थिक जो पर्यावरण है, उसके विभिन्न अंग हैं।
उनको हम दूसरे शब्दों में घटक भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अर्थात वे कौन से तत्व हैं जो कि आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें पॉइंट्स के रूप में समझ सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अपना उत्तर भी प्रिसाइजली ही लिखने का ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए पॉइंट्स को ध्यान से समझना और उनको याद करना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो पहला है वो है प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं, अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं। प्राकृतिक संसाधन हम किसको कहेंगे या नेचुरल रिसोर्सेस से हमारा क्या तात्पर्य? तो हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त किए गए पदार्थ हैं जिनके बदले में हमें प्रकृति को स्वयं को कुछ नहीं देना पड़ता, वो सब क्या कहलाता है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इस दृष्टि से आप देखें, हवा, पानी, रोशनी, जल, वायु, जीव जंतु, वनस्पति, खनिज, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, ये सब क्या है? ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन इसलिए कि दे आर नॉट मैन मेड, वो मानव के द्वारा बनाए गए नहीं है, वो प्रकृति में उद्भूत हुए हैं और इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जिन राष्ट्रों के पास में या जिन क्षेत्रों में ये प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध होंगे या अधिक उपलब्ध होंगे तो वहां आर्थिक गतिविधियां ज्यादा तीव्र हम देख सकेंगे। और जहां या जिन स्थानों पर ये प्राकृतिक संसाधन या दशाएं अनुकूल नहीं हैं तो वहां देखेंगे कि प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल ना होने के कारण वहां पर आर्थिक जो क्रियाएं हैं वह भी उतनी ज़्यादा तीव्र नहीं है। हम गांव और शहरों की कल्पना कर सकते हैं, हम एक राज्य से दूसरे राज्य की कल्पना कर सकते हैं, हम एक देश से दूसरे देश की तुलना कर सकते हैं। तो क्या फर्क देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है कि जो राष्ट्र विकसित है वो या तो वे हैं कि जिनके यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन तो है ही और साथ ही साथ उन्होंने उनका विद्रोह भी करना काफी समय से प्रारंभ कर दिया, तो विकसित राष्ट्र हो गए क्योंकि वहां पर आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से चली तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, रोजगार बढ़ा, आय बढ़ा, उपभोग बढ़ा, आर्थिक विकास कहेंगे इसको। तो यहाँ पर एक कह सकते हैं सरल शब्दों में कि प्राकृतिक संसाधन एवं उसकी अनुकूलताएं आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि ये सहज रूप से उपलब्ध हैं, प्रचुर मात्रा में है, तो आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, अन्यथा वह धीमा होगा। यहाँ यह भी आप समझ लें कि मान लीजिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है या कम है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम विकास नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से हम अभावों की पूर्ति करते हैं और जो वस्तु हमारे पास है उसको हम दूसरे स्थानों पर एक्सपोर्ट करते हैं और जो वस्तु या सेवा या संसाधन हमारे पास नहीं है उनको हम आयात करके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। ये भी आपको समझना चाहिए। दूसरा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाला जो घटक है वह है हमारी आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली यानी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हमारा किस प्रकार का है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि राजनीतिक दर्शन के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की आर्थिक प्रणालियां विकसित हुई। पूंजीवादी राष्ट्रों में पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली,
जिसको हम स्वतंत्र बाजार व्यवस्था कहते हैं, साम्यवादी दर्शनवादी राष्ट्रों में अधिनायकवादी आर्थिक प्रणाली, जहाँ केंद्रीय नियोजन सत्ता के द्वारा समस्त निर्णय लिए जाते हैं, उस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा गया। और हमारे यहाँ पर जो प्रजातांत्रिक अर्थव्यवस्था है, उसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को देखते हैं। अब यहाँ यह भी आवश्यक है और समझने की आवश्यकता है, पिछला अनुभव ये बताता है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक विकास की दर अपेक्षाकृत कुछ कम रही, जबकि साम्यवादी आर्थिक प्रणाली, जहां केंद्रीय नियोजन सत्ता के द्वारा समस्त निर्णय लिए जाते हैं, वहां पर आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र रही। जिन पूंजीवादी राष्ट्रों को अपना विकास करने में 200 वर्षों का समय लगा, वहीं उसको रशिया का अपन उदाहरण लें, नियोजन के माध्यम से उन्होंने उसको लगभग 35 वर्षों में प्राप्त कर लिया। परंतु कोई सा भी मेथड हो, चाहे वो पूंजीवादी दर्शन पर आधारित आर्थिक प्रणाली हो, चाहे साम्यवादी दर्शन पर आधारित आर्थिक प्रणाली हो, सभी के अपने अपने गुण और दोष हैं। इसलिए हमने उन दोनों का एक समन्वय करते हुए एक तीसरा रास्ता अपनाया, जिसको अपन क्या कहते हैं, निश्चित अर्थव्यवस्था के नाम से जाने। यहाँ हमें ये ध्यान रखने की बात है कि जहाँ स्वतंत्रता की बात है, जहाँ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों को ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर लोग बाग बड़ी आसानी से अपनी इच्छानुसार उद्योग धंधों की स्थापना कर पाएंगे या अपनी इच्छानुसार आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर पाएंगे। 1991 के बाद में हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण की नीति का हमने सहारा लिया और अर्थव्यवस्था के बहुत सारे क्षेत्रों को, जहां पहले लाइसेंस, कोटा, आयात सिस्टम, तटकर, सरकारी प्रावधान, नियंत्रण, कई सारी बातें या शब्द हम देखते थे, उनसे हमने उसको धीरे धीरे मुक्त करके आमजन के लिए खोला। हमारा उद्देश्य यही है, इसके पीछे कि बड़ी जल्दी से, तीव्रता से हमारी आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो। ये कुल एक प्रकार से हमारे आर्थिक वातावरण को खुला करने की बात है। तीसरा जो घटक है आर्थिक पर्यावरण को, वो है हमारी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी हमारी आर्थिक दशाएं किस प्रकार की, हमारी आर्थिक दशाएं किस प्रकार की है। हमारी अब आर्थिक दशाओं में हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कौन सी है, हम विकास के कौन से चरण में हैं, हमारे यहाँ बैंकिंग इंडस्ट्री की क्या स्थिति है, बीमा कंपनी की क्या स्थिति है, टैक्स पेमेंट सिस्टम की क्या स्थिति है। यदि ये सब चीज़ें या ये सब दशाएं अनुकूल हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि वह देश तीव्र गति से अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित कर पाएगा। और यदि ये चीज़ें प्रतिकूल हैं, तो मानिए कि वहाँ पर आर्थिक क्रियाएँ अपेक्षाकृत धीमी गति से ही संचालित हो पाएगी। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में, और वह है आपका मानवीय संसाधन मिश्रण। मानवीय संसाधन, मानव को भी एक संसाधन माना गया है, क्योंकि जो हमारी श्रम शक्ति है वो उत्पादन का बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। और आप निश्चित मानिए कि जहाँ पर मानवीय संसाधन होंगे वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ अपेक्षाकृत तीव्र गति से संचालित होंगी, और जहाँ पर मानवीय संसाधन नहीं है वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ अपेक्षाकृत सुस्त रहेंगी। परंतु यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो मानवीय संसाधन है या उसकी कंडीशन किस प्रकार की है। क्या वो कुशल है, या वो अकुशल है, या वो अर्धकुशल है। स्किल की बात
इस समय बहुत की जा रही है, और वर्ल्ड पैरामीटर पर एक रैंकिंग जब दी गई तो ये पाया गया कि भारत का विश्व में स्किल डेवलपमेंट की स्थिति से बड़ा स्थान नीचा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो निवासी हैं वो उन पैरामीटर्स में नहीं आते जो कि कुशलता के दृष्टिकोण से होने चाहिए। जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो यहाँ के जो व्यक्ति हैं उनमें स्किल का लेवल अधिक ऊंचा पाया गया, और हमारे देश में इसका लेवल काफ़ी नीचा पाया गया। तो इसका मतलब मानवीय दशाओं में, मानवीय संसाधनों में मानव संसाधन का होना, और साथ ही साथ इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का है। और इसीलिए अभी गवर्नमेंट ने जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें इस बात को ध्यान में रख करके ये प्रयास किया गया है कि हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, हमारे युवाओं का, हमारी आबादी का स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि वो स्वयं अपने आप को आर्थिक क्षेत्र में मजबूती के साथ खड़ा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक दिशाएं। सामाजिक और सांस्कृतिक दिशाएं भी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। यदि समाज पिछड़ा हुआ है, अनपढ़ है, बीमार है, कुपोषित है, और सांस्कृतिक दृष्टि से विचारधारा के आधार पर कई क्षेत्रों को उपेक्षित दृष्टिभाव से देखता है, तो निश्चित रूप से वहां पर आर्थिक गतिविधियां होंगी, परंतु वो धीमी होंगी। इसके विपरीत यदि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक दिशाएं प्रगतिशील हैं, हम नई चीज़ों को स्वीकार करने के लिए उत्साह का भाव रखते हैं, ओपन माइंड से किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक व्यवस्थाएं और दशाएं। What type of political system exists in the country, it also affect the economic environment। अर्थात किस प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था और दशाओं से मतलब ये है कि यदि स्थिर सशक्त सरकार यदि है तो वो लंबे समय तक प्लानिंग बना सकती है और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकती है। परंतु यदि सरकार में स्थिरता नहीं हो, सरकार बड़ी तेजी से बदलती जा रही हो, तो निश्चित रूप से आज कोई गवर्नमेंट आर्थिक क्षेत्र में कोई नीति बनाएगी, कल को दूसरी पार्टी आती है, वो उसको एक तरफ से हटा देगी, अपना एजेंडा लाएगी, फिर यही क्रम आगे दोहराया जाता है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि आर्थिक क्षेत्र में कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने हिसाब से निर्णय करेगी। लोग बाग कितने विमूढ़ होंगे कि कौन सी गतिविधियों में वो अपना ध्यान लगाएं। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थिर प्रशासन है, मजबूत सरकार है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, वो आंतरिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, बाह्य आक्रमणों से आपकी रक्षा कर पाती है, तो निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां अधिक सुचारू रूप से संपन्न होंगी। नेक्स्ट, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में वैधानिक दशा, यानी स्टेट ऑफ लीगल बॉडीज या कंडीशंस। वैधानिक संस्थाएं किस प्रकार की हैं, वैधानिक इंस्टीट्यूशन किस प्रकार की हैं, क्यों कि समृद्धि से पहले सुरक्षा आवश्यक है। समृद्धि से पहले सुरक्षा आवश्यक। अब यदि मान लीजिए आपने समृद्धि तो
संचालित करके आर्थिक क्रियाओं को प्राप्त कर ली, सुरक्षा नहीं है। क्यों? तो क्या परिणाम होगा साहब इसका? इसका परिणाम ये होगा कि मेहनत आप करेंगे और आपकी मेहनत का फल तो वो भी ले जा सकता है या आपको परेशान कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैधानिक दिशाओं में न्यायपूर्ण वैधानिक दिशाएं हैं, सरकार का कोई सिस्टम है, न्यायिक संस्थाओं की स्थापना कर रखी है, व्यक्ति वहाँ पर आसानी से पहुँच सकता है, न्याय प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उसके पास में कोई सिस्टम है, तो निश्चित रूप से आर्थिक वातावरण आपका पॉजिटिव माना जाएगा, अन्यथा उसी सीमा तक ये नेगेटिव माना जाएगा। फिर आपकी आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार की हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी किस प्रकार की है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ कठोर सरकारी नियंत्रण होता है वहाँ पर अधिकांश आर्थिक क्रियाएं सरकार द्वारा की जाती हैं, और जब सरकार द्वारा